अब अगर हम लेकिन जनरल टर्म बात कर दिया जाए, अगर पूछा जाए कि एटॉमिक रेडियाई कौन सी है, तो हम वहाँ पर जनरली कोवलेंट रेडियाई को ही एटॉमिक रेडियाई वगैरह मान के चलते हैं, ठीक है। अगर हमसे बोल दिया जाए कोवलेंट रेडियाई बोले या एटॉमिक रेडियाई, तो एक ही टाइप की बात होती है दोनों में। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कोवलेंट रेडियाई को। कि हमारे पास जो कोवलेंट रेडियाई जो हमने पढ़ लिया था, हमने क्या बोला था, कोवलेंट रेडियाई अगर हमारे पास कहीं पर दो एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, यानी ये एटम है, ये भी एक दूसरा एटम है, इन दोनों के बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका आधा क्या कहलाएगा, कोवलेंट रेडियाई कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कोवलेंट रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई भी बोल दिया जाए तो एक ही बात है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग कोवलेंट रेडियाई। अब यहाँ पर एक चीज़ फैक्टर पढ़ने से पहले आपको एक थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ मैं, जो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जिसको बोलते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, वो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि बार बार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, तो थोड़ा सा हम बताता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास कोई भी अगर एटम है तो एटम में क्या होते हैं, इसके अराउंड पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं वेरियस सेल में, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होता क्या है कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अंदर की तरफ अट्रैक्ट करता है। माना हमारे पास एटॉमिक नंबर इसका 10 था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 10 प्रोटॉन का चार्ज होगा। लेकिन होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियस तो सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बराबर अट्रैक्शन फोर्स से खींचता है, लेकिन क्या होता है, जो लास्ट वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो अंदर की तरफ आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको अंदर आने से क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि बाहर की तरफ इसको धक्का देते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतना अट्रैक्शन से न्यूक्लियस से नहीं खींच पाते हैं जितना ये न्यूक्लियस जो है इस पर फोर्स लगा रहा होता है। अब जितना भी फोर्स इस पर लगेगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। न्यूक्लियस से वैलेंस सेल पर लगने वाला जो अट्रैक्शन हो जाएगा वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कौन से कहलाते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। और ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन, या अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कह सकते हो। तो क्या है कि ये जो इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन कर रहे हैं, इस वजह से वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास नहीं आ पा रहा है। इस वजह से न्यूक्लियस तो माना 10 प्रोटॉन का चार्ज था उतना ही इस पर लगा रहा है, लेकिन उतना अट्रैक्शन से वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं आ पा रहा है। इस वजह से जो भी इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन इस पर जो भी रिपल्सन फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं क्या, हम उसको बोलते हैं सिग्मा या शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है। और अब जो फोर्स लगता है इस न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पर उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव, या फिर बोलते हैं क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आई होप आपको ये चीज़ पता होगी, क्योंकि ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर का टॉपिक। तो जेड इफेक्टिव क्या है, जो हमारे पास न्यूक्लियस का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो भी फोर्स है, जो कि चाह रहा था कि न्यूक्लियस पूरे अपने अट्रैक्शन से लगाए, लेकिन बीच वाले इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन की वजह से अब ये कम लग रहा है, ये क्या हो जाएगा, टोटल जो भी जेड था, यानी कि टोटल जितना भी हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज था, ओरिजिनली जितना था न्यूक्लियर चार्ज जितना ओरिजिनल था, उसमें से क्या हो जाएगा, सिग्मा कम हो जाएगा। सिग्मा को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट। और सिग्मा या शील्डिंग कांस्टेंट उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा क्या होगा, इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको जितना ज़्यादा रोक रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, जो न्यूक्लियस का ओरिजिनल जो चार्ज था उसमें से अगर हम जो भी बीच वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो भी अट्रैक्शन फोर्स कम कर दिया जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, वो क्या कहलाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो बस ये हमारे पास एक चीज़ थी, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव है हमारे पास वैलेंस सेल पे न्यूक्लियस द्वारा लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, जो कि थोड़ा बहुत कम हो जाता है एक्चुअल न्यूक्लियर फोर्स से। और सिग्मा क्या है, या शील्डिंग कांस्टेंट क्या है, जो बीच वाले इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन जितना भी शील्ड करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, इस न्यूक्लियस के बीच में जितना भी ये शील्डिंग करते हैं, या कह सकते हो कि बीच में रोक रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सिग्मा या शील्डिंग इफेक्ट या शील्डिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कोवलेंट रेडियाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर कोवलेंट रेडियाई को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हम करते हैं कौन सी,
पहला फैक्टर जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, या इसी को हम लिख सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हमें क्या पता है कि जो भी साइज ऑफ एटम होगा या आयन होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के बीच की डिस्टेंस कितनी है। माना हमारे पास ये कोई एटम है, अब साइज किस बात पर डिपेंड करेगा कि इस न्यूक्लियस से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना दूर है, वही तो साइज होगा ना, वही रेडियाई होगी, उस हिसाब से साइज होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही बड़ा साइज होगा या उतना ही ज़्यादा रेडियाई होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन पास आएगा तो उतना ही छोटा साइज होगा। माना एक ये एटम है, एक दूसरा एटम हम ले लेते हैं, माना दूसरा एटम ये है, अब इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इतना पास है तो इसकी रेडियाई भी छोटी है तो इसका साइज भी छोटा होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिस भी एटम या जिस भी आयन का वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन होगा जितना ज़्यादा दूर होगा उसका साइज क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। तो अगर हम न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या इफेक्ट करता है उसकी बात देखें तो हमारे पास क्या पता है कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो साइज क्या हो जाएगा या रेडियाई क्या हो जाएगी, उतनी ही छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, मैं शॉर्ट में सिंबल बना रहा हूँ इंक्रीज का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो रेडियाई और साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जो यहाँ पर वैसे हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, कोवलेंट रेडियाई की, तो ये भी लिख सकते हैं कि कोवलेंट रेडियाई और साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जनरली आयनिक रेडियाई के लिए भी सेम ही कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा पास खींचेगा, तो इस वजह से अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में बढ़ेगा। जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब हमारे पास क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या है, जो कोवलेंट रेडियाई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, न्यूक्लियर चार्ज के है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कोवलेंट रेडियाई। हालांकि आयनिक रेडियाई भी सेम कॉन्सेप्ट से चलती है, फिलहाल हम कोवलेंट रेडियाई की बात कर रहे हैं। अब हम माना सेकंड पीरियड के एलिमेंट ले लें। जनरली कोवलेंट रेडियाई को मैंने पहले भी बोला है कि एटॉमिक रेडियाई का कंपैरिजन बोले या कोवलेंट रेडियाई का कंपैरिजन बोले, दोनों सेम ही टाइप की प्रॉपर्टीज शो होती है। अब यहाँ पर से अगर हम देखें, एग्जाम्पल लेके चले, जैसे हमने सेकंड पीरियड के एलिमेंट ले लें, जैसे हमने ले लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, जनरली हम जब भी डिस्कस करेंगे तो हम यहाँ पर 18th ग्रुप के एलिमेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि 18th ग्रुप का साइज वगैरह क्या होता है, उनमें कौन सी रेडियाई पाई जाती है, वॉन डर वाल रेडियाई पाई जाती है। क्योंकि वो क्या करते हैं, जनरली आपस में वो वॉन डर वाल रेडियाई के थ्रू जुड़े रहते हैं, वो जनरली कोवलेंट बॉन्ड वगैरह नहीं बनाते हैं नॉर्मल इन केस, तो इस वजह से उनका साइज सबसे बड़ा होता है, उनका रेडियस सबसे बड़ी होती है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 3-4 एलिमेंट दे दे और एक उसमें से इनर्ट गैस का एलिमेंट दे दे, तो उसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, वो आपस में वॉन डर वाल रेडियाई के थ्रू जुड़े रहते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करें सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की बात करें, तो एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि लेफ़्ट टू राइट जब भी बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर डोमिनेट करता है, और टॉप टू बॉटम अगर किसी ग्रुप में जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, साइज फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट करता है, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल सकते हैं, या सेल नंबर जो है वो क्या होता है, वो ज़्यादा अपना डोमिनेंट फैक्टर दिखाता है। तो अगर लेफ़्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर, ठीक है, और टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोले या सेल नंबर या साइज फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो हम अगर यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ़्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8 और 9। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज क्या हो जाएगा,
डिक्रीजेज, साइज क्या हो रहा होगा यहाँ से यहाँ की ओर, डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, साइज डिक्रीजेज, ठीक है। अभी हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं और क्या हो जाएगा, डिक्रीज, या फिर एक ऐसा लिख सकते हैं कोवलेंट रेडियाई भी क्या हो जाएगी, कोवलेंट रेडियाई भी क्या हो जाएगी, यहाँ से डिक्रीज करेगी, ठीक है। कोवलेंट रेडियाई भी क्या करेगी, लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर डिक्रीज करेगी, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने पर हम बोल रहे चाहे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोले या फिर न्यूक्लियर चार्ज बोले, वो क्या होता है, बढ़ता है। और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, इस वजह से यहाँ पर से साइज भी डिक्रीज करेगा, या बोल सकते हैं कोवलेंट रेडियाई भी क्या हो जाएगी, लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो हमें अगर कंपेरिजन आता है, नॉर्मली ऐसे एटम दिए गए हो तो लेफ़्ट टू राइट अगर किसी पीरियड में कंपेरिजन होगा तो साइज या रेडियाई क्या होगी, रेगुलरली लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज करती है। अब इसके बाद हम पहली बात हमने कर ली न्यूक्लियर चार्ज की, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इस वजह से साइज जो हो गया क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, ठीक। अब अगली बात करते हैं हम, दूसरा फैक्टर जो है उसकी बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। सेकंड जो फैक्टर है वो कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम सेल नंबर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेल नंबर, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या सेल नंबर हम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक ग्रुप में हम पहले से दूसरे पीरियड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेल नंबर बढ़ते रहता है। जैसे हम अगर बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, लिथियम, सोडियम, तो नीचे को जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, सेल नंबर बढ़ते जाता है, जैसे फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ठीक है, ऐसे करके सेल नंबर क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है, या पीरियड कह सकते हैं, पीरियड बढ़ते जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर इसकी बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो क्या हो जाएगा, ऊपर से अगर किसी ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सेल नंबर बढ़ता है, और सेल नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, सेल नंबर बढ़े, किसी एटम का सेल बढ़ेगा तो उसका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि रेडियाई भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास कोवलेंट रेडियाई होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़े, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो यहाँ पर से हम क्या कर रहे हैं, टॉप टू डाउन अगर मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीजिंग क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग कोवलेंट रेडियाई। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोवलेंट रेडियाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर हम एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट करता है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या साइज फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ेगा तो रेडियाई भी बढ़ जाएगी, लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज घटेगा, तो इस वजह से या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा लेफ़्ट टू राइट जाने पर तो रेडियाई कम होती जाएगी, ठीक है। ये दो बातें होगी। तो आगे हम देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट की थर्ड प्रॉपर्टी, हम देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या था, हमने बात की थी शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या था, जो न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच के जो इलेक्ट्रॉन थे वो जो रोक रहे थे, क्या न्यूक्लियस को वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन लगाने से जो रोका जा रहा था, जो शील्ड किया जा रहा था बीच वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा, वही क्या कहलाता था, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है और यहाँ पर हमारे पास वैलेंस सेल है और इसके बीच में क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं न्यूक्लियस को वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन लगाने से, तो क्या हो जाएगा, साइज ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इसको रिपेल कर रहे होंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर अट्रैक्ट होने देते तो साइज घट जाता। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर कोवलेंट रेडियाई होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, शील्डिंग इफेक्ट के, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा ये बीच वाले इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन शील्ड करेंगे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ करेंगे, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बस ये हो गया हमारा शील्डिंग इफेक्ट। तो हमने तीन बेसिक
प्रॉपर 3 बेसिक जो हमारे पास फैक्टर थे उनको डिस्कस कर लिया, हमने देख लिया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जो भी हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज था उसका क्या फ़र्क पड़ता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या फ़र्क पड़ता है और शील्डिंग इफेक्ट का क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम बात करें वेरिएशन क्या होगा, ठीक है, वेरिएशन पीरियोडिक वेरिएशन की बात करें कि पीरियड में क्या फ़र्क पड़ेगा इसका, तो हमने देख भी लिया है उस चीज़ को। पीरियोडिक वेरिएशन की बात करें, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल के थ्रू देखा था, अगर हम किसी पीरियड में बात करें तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा था, जैसे हमारे पास था लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। तो ये क्या था, पीरियड की बात हो रही थी, सेकंड पीरियड की। तो हमने क्या कहा, लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा था, सॉरी इंक्रीज कर रहा था, न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा था, इंक्रीज करता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। इस वजह से कोवलेंट रेडियाई भी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। तो ये तो हमारी किसकी बात होगी, पीरियड की बात, ठीक है। पीरियड में क्या वेरिएशन होगा, लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारा जो हमारे पास कोवलेंट रेडियाई है वो क्या करेगी, यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करेगी। अगर हमसे पूछा जाए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन ऐसे दे दिया तो सबसे छोटी जो रेडियाई होगी वो किसकी होगी, फ्लोरीन की, और सबसे बड़ी रेडियाई किसकी होगी, लिथियम की होगी, ठीक है। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं, ये न्यूक्लियर चार्ज बोला जाए या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला जाए तो उसको समझ लेना है कि वो न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहा है। आगे हमने क्या देखा, दूसरा अगर हम बात करें ग्रुप में, तो ग्रुप में हम हमेशा कहाँ जाते हैं, टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर हमको पता है क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज की इस वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, इस वजह से रेडियाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। तो यहाँ पर हम ग्रुप और पीरियड में वेरिएशन देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास कोवलेंट रेडियाई होती है वो लेफ़्ट टू राइट जाने पर घटती है और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली बात होगी किसकी, कोवलेंट रेडियाई की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं आयनिक रेडियाई को, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आयनिक रेडियाई को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग आयनिक रेडियाई, ठीक है। तो हमने आयनिक रेडियाई को भी देखा था, हमने बोला था कि कोई आयनिक क्रिस्टल अगर है, जैसे NaCl का क्रिस्टल है, तो उसमें हम बोल दें कि Na+ का रेडियाई बोले या Cl- का रेडियाई बोले, तो Na+ का रेडियाई कैटायन का रेडियाई बोल देंगे और Cl- का रेडियाई एनायन का रेडियाई बोल देंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि आयनिक रेडियाई के कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो पहला हम देख लेते हैं कौन सा, सेम वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज बोले, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। जैसा कि हमने उसमें देखा था कोवलेंट रेडियाई में, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही न्यूक्लियस क्या करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस वजह से क्या होगा, उतना ही छोटा साइज हो जाएगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, या इसको हम बोल सकते हैं आयनिक रेडियाई भी बोल सकते हैं, ठीक है, आयनिक रेडियाई। और जितना ज़्यादा आयनिक रेडियाई होगा उतना ही साइज होगा, तो फिलहाल हम लिख लेते हैं आयनिक रेडियाई, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही कम क्या होगा, उसका आयनिक रेडियाई होगा। दूसरा फैक्टर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये भी क्या होगा, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा यानी कि सेल नंबर बढ़ेगा, सेल नंबर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास आयनिक रेडियाई होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या सेल नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आयनिक रेडियाई के, ठीक है। इन दोनों के एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे हमारे पास अभी इन दोनों का एग्जांपल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये पहले हम देख लेते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, वो क्या हो गया, आयनिक रेडियाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आयनिक रेडियाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर थर्ड चीज़ हम देख लें, शील्डिंग कांस्टेंट की बात करें या शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा,
जितना ज़्यादा हमारे पास बीच में इलेक्ट्रॉन आएंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, आयनिक रेडियाई के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे वेरिएशन होता है ग्रुप और पीरियड में आयनिक रेडियाई का। तो यहाँ पर से आयनिक रेडियाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड में। ठीक है, पीरियड में क्या वेरिएशन होता है वो देखते हैं यहाँ पर। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सोडियम। ठीक है, उसके अलावा मैं ले लेता हूँ सोडियम प्लस Mg2+। ठीक है, और उसके बाद आएगा यहाँ पर एल्यूमिनियम 3+ और सिलिकॉन +4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये सभी के सभी क्या है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। अब एक चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम देखें इन सभी में, तो ये इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का 11, ये 12, ये 13 और ये कितना होता है 14। तो 11, 12, 13, 14, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 13 है, 14 है। अब एक चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर सभी में जो है ये सारे के सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको बोलते हैं, ऐसे कोई भी जो आयंस होते हैं जिन पे क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो अगर हम इन सभी में देखेंगे तो ये सभी में क्या होगा, सभी में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे होंगे, जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम पर कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो एक Na+ है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चले गया, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन बचे। ऐसे ही मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गए, तो यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3+ है, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे सिलिकॉन में भी 14 में से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बचेंगे। तो यहाँ पर अब हम एक कंपैरिजन करना चाहें कि इन सभी में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जो साइज का कंपैरिजन होता है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो सभी में इलेक्ट्रॉन तो सभी में बराबर है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो यहाँ पर जैसे सोडियम को अगर हम ले लें, पहले ये सोडियम है माना, ये माना मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है और ये हमारे पास माना सिलिकॉन है। ठीक है, अब तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन है, किसके केस में, सोडियम के केस में 11 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो सभी में ही सेम है, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास, अगर इसके पास हम प्रोटॉन की बात करें तो कितने हैं, 12 प्रोटॉन है, इसके पास 13 प्रोटॉन है और इसके पास कितने हैं, 14 प्रोटॉन है। तो एक चीज़ जहाँ पर हम जानते हैं कि क्या होगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, वो क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, वैलेंस मतलब उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ पर 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, यहाँ 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, यहाँ पर 14 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा। जबकि यहाँ पर क्या है, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सोडियम का साइज क्या होगा, Na+ का सबसे बड़ा होगा। ठीक है, कॉमन सा सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस पर चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सभी में बराबर है, मतलब खींचने 10 ही इलेक्ट्रॉन है। अब जिसके पास न्यूक्लियस में जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसका साइज उतना ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की ओर क्या हो रहा है, ये हमने लिया था Na+, ठीक है, इसको हमने लिया था Mg2+, और यहाँ पर Al3+,
और ये हमने लिया सिलिकॉन 4+। ठीक है, तो यहाँ से अगर लेफ़्ट टू राइट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन तो सभी में सेम ही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, लेकिन क्या हो रहा है, जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन या बोल सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस वजह से क्या होगा, साइज क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीजेज हो जाएगा। ठीक है, साइज क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, साइज घटेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें तो Na+ का साइज जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम किसका होगा, Mg2+ का, उससे कम Al3+ का, उससे कम सिलिकॉन +4 का। ठीक है, उससे कम किसका होगा, सिलिकॉन 4+ का। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसे कंपैरिजन आता है तो हमें सबसे पहले यही चेक करना है कि स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। अगर स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक होती है तो क्या होगा, हम उसमें देखेंगे कि जिसमें जितना ज़्यादा प्रोटॉन होंगे वो उतना ही छोटा साइज का हो जाएगा, क्योंकि वो 10 ही इलेक्ट्रॉन को सभी ने खींचना है यहाँ पर, तो जिसमें ज़्यादा प्रोटॉन होंगे वो ज़्यादा अच्छे से खींचेगा, तो उसका साइज उतना छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का कंपेरिजन का क्वेश्चन ये आता है। अब हम देखते हैं कि ये हमारा पीरियड पे वेरिएशन हो गया, इसके बाद हम देखते हैं ग्रुप में क्या वेरिएशन होता है। तो पीरियड में हमने देखा कि अगर हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं तो उनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन का नंबर जिसमें ज़्यादा होगा उसका साइज उतना छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को उतना बेहतर तरीके से अपनी तरफ खींच पाएगा। अब दूसरा हमारे पास वेरिएशन इन किस में देख रहे हैं, वेरिएशन इन ग्रुप में। तो ग्रुप की अगर हम बात करें तो हम माना फर्स्ट ग्रुप ही ले लें, फर्स्ट ग्रुप में हम लिथियम प्लस ले लें, Li+, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब साइज इंक्रीज करेगा और इसका मतलब जो आयनिक रेडियाई होगा वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कंपैरिजन है इसमें कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनिक रेडियाई क्या होती है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है यानी साइज बढ़ेगा, इस वजह से जो हमारे पास आयनिक रेडियाई होगी वो भी टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका ग्रुप और पीरियड में वेरिएशन होगा। अब हम देखते हैं एक दो क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में आते हैं, उनको देख लेते हैं। जिसको मैं पॉइंट में बता देता हूँ। एक पॉइंट ये होता है कि आयनिक रेडियाई ऑफ कैटाइन being less than the atomic than the या कोवलेंट रेडियाई लिख सकते हैं, than the कोवलेंट रेडियाई ऑफ पेरेंट एटम। ठीक है, क्या कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास सोडियम है, ठीक है, अब सोडियम से हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो क्या बन जाएगा, Na+। ठीक है, तो Na+ का पेरेंट एटम क्या हो गया, सोडियम। तो सोडियम का जो रेडियाई होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, वो किसके कंपेयर में, Na+ के कंपेयर में। या साइज पूछा जाए कि सोडियम का क्या है, तो सोडियम का साइज बड़ा होगा Na+ के कंपेयर में। ठीक है, तो इसका क्या कारण होता है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि Na का साइज जो है बड़ा है Na+ के कंपेयर में। कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग कैटाइन का साइज छोटा होता है, ठीक है, उसके कंपेयर में, और उसके करस्पॉन्डिंग एनाइन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो एक कॉमन यहाँ पर टर्म भी लिख सकते हैं कि हम चलो पहले इसको करते हैं, फिर उसके बाद वो लास्ट में पॉइंट लिख लेंगे। तो इसका क्या कारण है कि सोडियम का साइज बड़ा है Na+ के कंपेयर में, सोडियम का साइज बड़ा है Na+ के कंपेयर में। इसको हम देखते हैं कैसे समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p6 3s1, जबकि Na+ का क्या हो जाएगा, Na+ में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। दोनों का एटॉमिक नंबर 11 ही है, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें
तो फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और ये थर्ड सेल, ठीक है। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? फर्स्ट सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट सेल में 3s1 में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए जैसे ही सोडियम से ये Na+ में कन्वर्ट हो गया तो एक सेल पूरा का पूरा गायब हो गया, केवल कौन सा बचा? 2 ही सेल बचे। ये हमारे पास फर्स्ट सेल बचा और ये सेकंड सेल बचा। तो यहाँ पर फर्स्ट सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड सेल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये से हमारे पास सेकंड सेल है और ये वाला फर्स्ट सेल था। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा दिख रहा है, जैसे ही Na+ में कन्वर्ट हुआ तो एक पूरा का पूरा सेल कम हो गया। तो हमें पता है जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, सेल नंबर कम हो जाएगा तो साइज घट जाएगा। इस वजह से क्या है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सेल होने की वजह से इसका साइज क्या है? ज़्यादा है इन कंपेयर टू Na+ के, ठीक है। तो जैसे ही हम किसी करस्पॉन्डिंग एटम से उसको कैटायन में कन्वर्ट करते हैं तो एक तो क्या हो जाता है, कभी कभी तो सेल पूरा का पूरा चले जाता है, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाता है? साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और एक और रीज़न होता है इसका कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो जाएगा तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस वजह से जो कैटायन होगा उसका साइज क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से रीजन लिख सकते हैं हम, यहाँ पर रीजन हो सकते हैं इसके कि ड्यू टू डिक्रीज इन सेल, ठीक है, पहला रीजन हो सकता है। और दूसरा होता है डिक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट में भी कमी आ जाएगी, जिस वजह से कैटायन का साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है इन कंपेयर टू उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एटम होता है उसके कंपेयर में, ठीक है। तो पहला तो ये कारण हो गया। अब हम दूसरा देख लेते हैं। तो एक तो पहले हमने बोला कि कैटायन का साइज क्या होता है? छोटा होता है इन कंपेयर टू इसके करस्पॉन्डिंग एटम के। अब सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं कि आयनिक रेडियाई ऑफ एनायन, जो आयनिक रेडियाई ऑफ एनायन होती है वो क्या होती है? वो ज़्यादा बड़ी होती है किसके कंपेयर में? इसके कोवलेंट रेडियाई ऑफ पेरेंट एटम। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें Cl- का साइज बड़ा होगा किसके कंपेयर में? क्लोरीन के। या फिर ऐसा मान सकते हैं फ्लोरीन माइनस का साइज बड़ा होगा फ्लोरीन के कंपेयर में। इसका भी सेम ही रीजन होगा। जैसे ही हम बात करेंगे फ्लोरीन माइनस की, तो फ्लोरीन माइनस में क्या हो जाएगा? हमारे पास एक सेल नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें फ्लोरीन की तो यहाँ पर 9 इसका एटॉमिक नंबर है और फ्लोरीन माइनस में भी 9 ही एटॉमिक नंबर है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक सिंपल सी बात है कि 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो ज़्यादा खींच पाएंगे इन कंपेयर टू 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचने के। तो यहाँ पर अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ, सिंपल से हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 9 प्रोटॉन है और यहाँ पर क्या है? 9 इलेक्ट्रॉन है। तो बराबर का रेशियो है, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास 9 प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन को खींचना हो रहा है इसको? 10 इलेक्ट्रॉनों को। तो कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से खींच पाएगा? जिसमें 9 प्रोटॉन है और 9 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉनों को मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ रहा है, इस वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं? इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इस वजह से क्या होगा? न्यूक्लियर फोर्स विल बी लेस, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाएगा? जो F- का साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा इन कंपेयर टू फ्लोरीन के, क्योंकि यहाँ पर 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, यहाँ पर 9 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ रहा है। तो कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से खींच पाएगा? 9 प्रोटॉन जहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। इस वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए हमें क्या होगा? 9 प्रोटॉन उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं खींच पाएंगे। तो इस वजह से 9 प्रोटॉन जो है 10 इलेक्ट्रॉन को जहाँ पर खींच रहे हैं उसका साइज बड़ा होगा इसके कंपेयर में, ठीक है। तो एक कॉमन टर्म यहाँ पर से हम लिख सकते हैं, एक सिंपल सी लाइन हमको याद रखनी है कि कोई भी हमारे पास एटम है, ठीक है, माना कोई ए एटम है, ठीक है। तो इससे अगर हम इसका क्या बनाएं?
इससे हम क्या कर दें, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दें तो इसमें से क्या बन जाएगा, A+ यानी कि इसका कैटाइन बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दें तो इसमें क्या हो जाएगा, A- यानी कि इसका क्या बन जाएगा, एनाइन। तो अगर हम इसका साइज़ का कंपैरिजन करेंगे, रेडियाई या साइज़ का कंपैरिजन करेंगे, तो A- का साइज़ सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम A का होगा, उससे कम A+ का होगा। ठीक है, ये क्या होगा, साइज़ का कंपैरिजन। ठीक है, तो कोई भी एटम है या एलिमेंट है, उसके करस्पॉन्डिंग कैटाइन का साइज छोटा होता है उसके कंपेयर में, और किसके करस्पॉन्डिंग एनाइन का साइज उसके कंपेयर में बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका कंपैरिजन हो गया। अब लास्ट में एक क्वेश्चन करते हैं और ये रेडियाई वाला जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, अरेंज द following species in the increasing order of size। ठीक है, इन स्पीसीज को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में अरेंज करना है। हमारे पास है N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, नियॉन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, इनका हमें क्या करना है, इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, साइज़ के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो ये सारी की सारी स्पीसीज कैसी हैं, ये सारी की सारी स्पीसीज कैसी हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ठीक है, इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और 3 नेगेटिव चार्ज यानी कि 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका 8, 9, 10, 11, 12 और ये क्या हो गया, 13 हो गया। अब सिंपल सी जो हमने ट्रिक देखी थी या तरीका देखा है, एटॉमिक नंबर जितना है, ठीक है, वो प्रोटॉनों की संख्या है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस हिसाब से हमें साइज में कंपैरिजन करना है। मतलब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है यानी कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा है और कम इलेक्ट्रॉन खींचने हैं तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से खींच पाएगा, जिसका प्रोटॉनों की संख्या 7 है या जिसका प्रोटॉनों की संख्या 13 है। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या 13 होगी वो ज़्यादा अच्छे से क्या करेगा, 10 इलेक्ट्रॉनों को अपने न्यूक्लियस की तरफ खींच पाएगा इन कंपेयर टू जिसके पास केवल 7 ही प्रोटॉन हो। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है और 10 ही इलेक्ट्रॉनों को सभी ने खींचना है। मतलब यहाँ पर 13 लोग हैं, इनको 10 ही इलेक्ट्रॉन को खींचना है, यहाँ पर केवल 7 लोग हैं, इनको 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना है। जो 13 लोग होंगे उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से खींच पाएंगे, तो इस वजह से यहाँ पर साइज़ क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे बड़ा साइज जो होगा वो किसका होगा, या फिर अगर मैं पहले ऐसे लिख लूँ कि यहाँ पर क्या है, लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं। किस वजह से इंक्रीज कर रहे हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इस वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, और इस वजह से क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज है, साइज क्या करेगा, घटता रहेगा। ठीक है, तो अगर साइज का ऑर्डर लगाना चाहे तो N3 नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा, उससे कम O2 नेगेटिव, उससे कम F नेगेटिव, उससे कम नियॉन नेगेटिव, उससे कम सोडियम पॉजिटिव, उससे कम Mg2 पॉजिटिव और उससे कम Al3 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये होगा हमारा साइज का ऑर्डर ऑफ साइज। ठीक है, तो जो भी हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से ही आता है। बस हमें क्या करना है, सबसे पहले एक क्वेश्चन में ये पहचानना है कि स्पीसीज में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। ये सब अगर स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो जिसके पास जितने ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा या जिसके पास जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा वो उतने बेहतर तरीके से उन इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, तो उसका साइज उतना छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये
कंप्लीट हो चुका है रेडियाई या साइज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर से ज़्यादातर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या फिर कंपैरिजन कराता है कि लेफ़्ट टू राइट पे साइज का क्या ऑर्डर होगा, टॉप टू बॉटम पर साइज का क्या ऑर्डर होगा। तो ये हो चुका है, इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसके बाद 3 प्रॉपर्टीज और बचती हैं जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज नहीं है, तो वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।